आज यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो धर्म के आधार पर वो अलॉट किए जाएंगे। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? अब और क्या बचा रहेगा? क्या कर्नाटक स्टेट की क्रिकेट टीम में भी 4% मुसलमान रिजर्वेशन लाएंगी आप? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में भी वहां पर डॉक्टरों के चयन में और नर्सेस के चयन में आप मुस्लिम आरक्षण देंगी? इस प्रकार से देखिए, यही सोच जो है आज से 100 साल पहले टू नेशन थियरी का आधार बनी थी। हर चीज में इनको अलग। लेकिन मैं इसमें सुचारिता जी, आपको 18 साल पहले जाना पड़ेगा, 18 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश के जो संसाधन हैं उस पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का होना चाहिए और वो भी विशेषकर मुस्लिम्स का, तो हमने शायद उनको सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा उस वक्त साफ कर दी थी। 2009 में उन्होंने इसी बात को दोहराया था और 2011 में जो इन्होंने कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल लाने की कोशिश की थी, जिसको हमने निरस्त कर दिया था, जिस प्रयास को हमने निरस्त कर दिया था, उससे ज्यादा भयंकर कम्युनल बिल कोई नहीं हो सकता था इस देश में। तो कांग्रेस पिछले 20 वर्षों में एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लीग के चिन्हों पर चलने का मन बना चुकी है। और अब जहां जहां बचे कुचे राज्य में, जहां 3 राज्य उनके पास है, 3.5 राज्य उनके पास बचे हैं, मेरे ख्याल से अब एक अलार्म बेल, एक अर्जेंसी बताई गई है कि अगर अभी नहीं करे तो कांग्रेस शायद जो 3 राज्य बचे हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। लेकिन ये मानसिकता का हम विरोध करेंगे और इसकी कोई तुलना नहीं है। अगर ये चंद्रबाबू नायडू जी के साथ तुलना कर रही है, देखिए जो हमारे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट है वो इजाजत देती है, उसमें प्रावधान है कि कुछ मापदंडों का यदि पालन होता है तो कुछ मुसलमान समुदाय ओबीसी लिस्ट में आ सकते हैं। ममता बनर्जी ने उसके अधीन जाकर, उसके विरुद्ध जाकर कई और कम्युनिटीज को शामिल किया था। हमारा विरोध तभी होता है जब आप उन मापदंडों का पालन नहीं करके अनेक ऐसे कम्युनिटी को मेरा सवाल तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल तस्वीरों को देखकर है। कर्नाटक में एक बिल लाया गया, मेरे दर्शक इस बात को समझ लें, जिसमें सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, उनमें 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे तो 4% कॉन्ट्रैक्ट्स मुसलमानों को जाएंगे उसमें से। अब ये बीजेपी कह रही है, प्रेम कुमार जी, कि 4% से शुरुआत की है, आगे जाकर 100% हो जाएगा। कैसे रोकोगे इसे? आपके तुष्टीकरण की हद क्या है? 4% फिर 100% तक चले जाओगे आप। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है भाई? सुचारिता जी, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को जब जानकारी दे रही हैं तो ये बताइए कि वहाँ उसमें मुस्लिमों नहीं अल्पसंख्यकों लिखा हुआ है। आप तो बीजेपी नहीं है ना कि मुसलमान बोलेंगे, अल्पसंख्यक है, तो उसको करेक्शन दे के बताइए। अब उसके बाद आइए इस सवाल पर कि हाँ ये सही है या गलत है। इसके दो पहलू हैं, एक संवैधानिक पहलू है और दूसरा राजनीतिक पहलू है। संवैधानिक पहलू में मुझे भी लगता है सुचारिता जी कि ये अदालत में नहीं टिकेगा, ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो ये चूंकि पैटर्न से हट करके है, जो शैक्षणिक आरक्षण या दूसरे किस्म के आरक्षण होते हैं उससे एक अलग किस्म का ये मॉडल है जो हमारे हिंदुस्तान में कहीं किसी स्टेट में है नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि संवैधानिक रूप से ये टिकेगा। तो तीसरी बात है कि राजनीति है, निश्चित रूप से राजनीति है। तो राजनीति है तो इसमें आपको यह भी देखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जो लागू है 4% रिजर्वेशन, उससे अगर बीजेपी के लिए ये प्रश्न है कि बीजेपी कर्नाटक में इसका विरोध कर रही है तो उसको आंध्र प्रदेश जी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल आ रही हूं आपके पास। चलाएंगे तो आंध्र प्रदेश में चल रहा है 4% आरक्षण और कर्नाटक में हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। तब आप पहले तो मैं प्रेम कुमार जी, जब आपने कहा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं इस पर जरा टूहिन जी के पास जाऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। समीर जी, ये इन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण पर मुसलमान क्यों कहा गया? प्रेम कुमार जी, मैं सिर्फ नंबर्स आपके सामने रख रही हूं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक कर्नाटक में, एक सेकंड समीर जी, कर्नाटक में तकरीबन 13% मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन है तकरीबन 1.2%, जैन तो 0.7% है, सिख और बुद्धिस्ट भी उतने ही हैं। तो माइनॉरिटीज में आपको क्या लग रहा है, डोमिनेंस किसका है?
ये इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपने कहा कि ये मुस्लिम्स नहीं है, ये अल्पसंख्यक है। कर्नाटक में सबसे बड़ी संख्या किसकी है माइनॉरिटीज में, ये भी बता दीजिए। चलिए मैं एक बार इस पर समीर जी से रिएक्शन ले ली। समीर जी, ये गलत है बताना, बीजेपी गलत प्रचार कर रही है, वो क्यों कह रही है मुसलमानों के लिए? प्रेम जी, एक मिनट रुकिए, एक एक करके प्लीज। नहीं, देखिए सुचरिता जी, ये जो कर्नाटक सरकार ने किया, ये अल्पसंख्यक जो SC ST का कोटा था, हाँ। उस कोटे को कम करके मुस्लिम लोगों को दिया गया है। इस पूरे कोटे के अंदर SC ST समुदाय जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसका कांग्रेस सरकार ने हक मारा है और मुस्लिम समुदाय को 4% का रिजर्वेशन देने का काम किया है। और ये तो वही सरकार है ना कर्नाटक की, जो चुनाव के पहले कहती कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। ये वही सरकार है जो PFI के जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी है, उनको केस फ्री करके उनको कोर्ट से बाहर निकालने का काम कर रही है। हाँ। और जो कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक की, वो जानती है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद कैसे बने थे, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, अभी कल ही सोनिया गांधी AIMU की इफ्तार पार्टी के अंदर गई थी। तो क्यों गई थी? वो मुस्लिम पार्टी है ना, तो मुसलमान वोट तो कांग्रेस का DNA में आ चुका है, उसका कोर वोट बैंक है। हाँ। कांग्रेस इस बात को जानती है कि बिना मुसलमानों के वोट के वो सर्वाइव नहीं कर सकती है, और यही कारण रहा कि वो राम मंदिर नहीं जाते, यही कारण रहा कि वो कुंभ में नहीं जाते, लेकिन इफ्तार पार्टी में जरूर चले जाते हैं सब कांग्रेस के। खड़गे साहब कहते हैं कि क्या कुंभ में जाने से गरीबी दूर होगी, लेकिन क्या इफ्तार में जाने से गरीबी दूर होती है? खड़गे साहब ये नहीं बताते। ये सवाल पूछ लीजिए जरा, लारी साहब बैठे हुए हैं, जरा लारी साहब से पूछ लीजिए। पार्टी के नेता बोलते हैं कर्नाटक के, लारी साहब जरा ये जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुंभ में जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती, इफ्तार में जाने से होती है क्या? इफ्तार में तो बहुत जा रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर तरह के आयोजन में जाने की चेष्टा होनी चाहिए, या तो चेष्टा भी नहीं है या तो इच्छा भी नहीं है। वहां इफ्तार की पार्टी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तस्वीरें सब पहुंच रहे हैं, लेकिन राम मंदिर छोड़िए ना, वहां कौन जाएगा? मैम, मैं बहुत देर से सुना है और मैं बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया हूँ। अभी भाई साहब जो बैठे हुए बोल रहे थे, आप भी थोड़ा सा, समीर जी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपने अभी सवाल हमसे किया कि इफ्तार में जाने से क्या हो रहा है। भाई कम से कम ये हो रहा है कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हम ये ना कहें कि मोक्ष मिल गया। हम वहां किसी को मोक्ष दिलाने के लिए नहीं कह रहे कि कोई किसी को मोक्ष मिल गया। जैसे आपके सब वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जो कह रहे थे कि मोक्ष मिल गया, बहुत अच्छा हुआ मोक्ष मिल गया। दूसरी बात यह है, आप लोग हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। भाई अवतार पार्टी कर रहे हैं, मोदी जी भी अवतार पार्टी कर ले। मोदी जी अवतार पार्टी ना करके हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण और धर्म के आधार पर आरक्षण। क्या संविधान ने नहीं लिखा है कि अगर आप हिंदू धोबी हैं, हिंदी है तभी आपको आरक्षण मिलेगा? दिखना चाहिए था ना कि उसमें क्या नाम है कि मुस्लिम हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जिस धर्म का हो, वो अगर बैकवर्ड होगा या शेड्यूल कास्ट होगा या शेड्यूल ट्राइब होगा, उसको आरक्षण दिया जाएगा।